गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 1 किया था और अब इसका पार्ट 2 हम लोग करने जा रहे हैं। 11th क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 10 क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोर्ड्स मॉडल इज नॉट वैलिड। तो आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड्स का मॉडल सिर्फ उन एटम्स के लिए वैलिड होता है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो सिंगली आयनाइज्ड हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन होगा, वैलिड है। ड्यूट्रॉन एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वैलिड है। सिंगली आयनाइज्ड नियॉन एटम, आपको पता होना चाहिए नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है, यानी कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर सिंगली आयनाइज्ड हो जाएगा तो उसमें तब भी 9 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम में तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता ही है, तो इसके लिए भी बोर्स मॉडल वैलिड है। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ फर्स्ट permitted Bohr's orbit for the electron in the hydrogen atom equals to 0.51 एंगस्ट्रॉम और एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनका कहना है कि अगर इलेक्ट्रॉन की जगह पर म्यूऑन आ जाए तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस और एनर्जी क्या होगी। तो पहले तो आप रेडियस का फार्मूला ध्यान करिए। रेडियस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर और n स्क्वायर बाई z। ठीक है ना, यानी कि ये जो रेडियस है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास रखा जाता है तो जो रेडियस होता है वो 0.51 एंगस्ट्रॉम आता है, और जब यहाँ म्यूऑन आ जाएगा तो अपॉन में 207 और आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जो म्यूऑन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 207 होना है। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास रखा जाता है तो इतना आता है एंगस्ट्रॉम में। ठीक है ना, और जब यहाँ पर म्यूऑन रखा जाएगा तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 207 और आएगा, यानी कि नीचे 207 और आ जाएगा। ऐसा करने से आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 2.56 इंटू 10⁻³ एंगस्ट्रॉम मिलेगा, जिसको मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 2.56 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻10, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2.56 इंटू 10⁻13 मीटर में रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, तो एक तो ये आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सही होने को आ गया। ये देखिए दो ऑप्शन भी सही होने को आ रहे हैं। तो हमें इन दोनों में सी और डी में से एक को चॉइस करना है, तो उसके लिए हमको एनर्जी भी देखनी पड़ेगी। तो एनर्जी का फार्मूला जो कि आप जानते हैं m⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो ये जो एनर्जी है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास रखा जाता है तो 13.6 आता है। तो जब यहाँ पर म्यूऑन का मास रखा जाएगा तो 207 और मल्टीप्लाई होगा, तो 207 और मल्टीप्लाई होगा और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिजल्ट आएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी वो 2.8 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसको हम लिख सकते हैं 2.8 इंटू 10⁻³ को हम हटा देंगे तो हम इसको लिख देंगे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आइए, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इन एन ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो आप मुझे बताइए कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, केवल निगेटिव रिलेशन होता है। तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है ना। और अब मुझे बताइए पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी यानी कि 2 टाइम्स ऑफ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका हो गया ऑप्शन बी सही हो गया। सवाल आसान है लेकिन तब आसान है जब आपको ये दो रिलेशन पता हों। ये दो रिलेशन हमेशा हर सिस्टम के लिए सही हैं जिसमें एक सेंट्रल बॉडी होती है, हाँ सेंट्रल बॉडी, और दूसरी बॉडी उसके अराउंड घूमती है बाउंडेड ऑर्बिट में, बाउंडेड होकर घूमती है, हमेशा यही रिलेशन होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अर्थ के आसपास मून जो है वो घूम रहा है तो उसके लिए भी यही रिलेशन होगा। मून की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी का माइनस साइन के साथ होगी और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी का डबल होगी। ठीक है ना, हमेशा ऐसा होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड स्टेबल ऑर्बिट में घूमता है, बाउंडेड घूमता है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी, तो जैसा कि मैंने अभी भी बोला कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू -1। तो कौन सा रिलेशन सही होगा, 1:-1। ठीक है ना, 1:1 नहीं भाई, ये तो कोई बात ही नहीं है, ये भी कोई बात नहीं है। 1:-1 का मतलब ही हो गया -1/1 लिख लो या फिर 1/-1, यानी कि ऑप्शन में अगर ये लिखा होता, क्या लिखा होता, -1:1 तो भी हम इसको सही करते। ठीक है ना, चाहे माइनस ऊपर लगा लो चाहे माइनस नीचे लगा लो, दोनों ऑप्शन, ये दोनों ही बातें सही मानी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। आइए बामर की बात करते हैं। बामर की बात करें, बामर सीरीज की बात करें तो N1 इज इक्वल टू 2 और लास्ट मेंबर यानी कि N2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। और चलिए बामर की बात करते हैं। बामर सीरीज सेकेंड नंबर की सीरीज है, इसलिए N1 की वैल्यू 2 होगी और लास्ट मेंबर की बात हो रही है, लास्ट लाइन की बात हो रही है तो N2 की वैल्यू इनफाइनाइट है। तो इसकी वेवलेंथ आइए हम लोग फाइंड करें। इसकी वेवलेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/N1² माइनस 1/N2² इंटू Z²। Z की वैल्यू 1 हो गई, तो आ गया R1/1² माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो ये बन गया R/1 यानी कि R। आइए बात करें लाइमन की। लाइमन सबसे फर्स्ट नंबर की सीरीज होती है, फर्स्ट नंबर की सीरीज होने की वजह से N1 की वैल्यू 1 होगी और लास्ट मेंबर की बात हो रही है तो N2 की वैल्यू इनफाइनाइट। इस प्रकार से लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इज इक्वल टू R1/1²। यहाँ पर देखिए N1 की वैल्यू गलत आ रही है, ये यहाँ पर होगा 2 का स्क्वायर, तो ये होगा R/4। इस प्रकार से लैम्डा बामर इज इक्वल टू 4/R। ठीक है ना, ये करेक्शन था, मैंने करवा दिया। 1/1² माइनस 1/इनफाइनाइट यानी कि ये बनेगा R, इसलिए लैम्डा ऑफ लाइमन विल बी इक्वल टू 1/R। इन दोनों का रेशियो निकालने की बात है तो लैम्डा ऑफ बामर अपॉन लैम्डा ऑफ लाइमन इज इक्वल टू 4/R इंटू 1/R। तो R से R कैंसिल हो गया और रेशियो आ गया 4:1। ऑप्शन सी सही है। ठीक है ना, लाइमन बामर की वेवलेंथ कैसे निकालते हैं तरीके पता होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन एटम में जंप करता है 3rd to 2nd ऑर्बिट में, और फिर इलेक्ट्रॉन जंप करता है 4th से 3rd ऑर्बिट में, तो वेवलेंथ क्या होगी। 3rd से 2nd में जंप करता है तो वेवलेंथ लैम्डा निकलती है फोटोन की, तो 4th से जब 3rd में जंप करेगा तो क्या होगा। आइए हम लोग 3rd to 2nd की बात पहले कर लें। तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू R 1/2² माइनस 1/3², ये हो गया 1/4 माइनस 1/9, so this become
9 माइनस 4 अपॉन 36 यानी कि 5r/36। सो वी गेट, चलिए ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, ये हमारा फर्स्ट हो गया। आइए दूसरा देखते हैं, 4th to 3rd ऑर्बिट। ये देखिए लिखा हुआ है 4th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को हमें जंप कराना है। तो 1/λ' r 1/3² माइनस 1/4² यानी कि r 1/9 माइनस 1/16। तो ये हो गया 16 माइनस 9 अपॉन 144, ठीक है ना, यानी कि 7r/144। यहाँ तक समझ में आ रहा है सब कुछ, ये कैलकुलेशन सब समझ में आ रहा है। एलसीएम कितना आएगा, 16 इंटू 9 यानी कि 144, 16 माइनस 9 यानी कि 7, ठीक है ना। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। 1/2 करने पर λ' अपॉन लैम्डा इक्वल टू 5r/36, 5r/36 और यहाँ पर 7r/144, ठीक है ना। तो ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, r से r भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20/7 यानी कि λ' की वैल्यू 20/7 लैम्डा के बराबर होगी। तो 20/7 लैम्डा, ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना। अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है, फॉर्मूला बेस है। देखिए जल्दी से, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम द रेशियो ऑफ लार्जेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज, लार्जेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि फर्स्ट मेंबर लाइमन सीरीज का, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि फर्स्ट मेंबर बामर सीरीज का। आइए लाइमन की बात, लाइमन के लिए N1, हाँ पहले नंबर की सीरीज है तो N1 = 1 रखेंगे, और लार्जेस्ट वेवलेंथ यानी कि N2 की वैल्यू 2 रखेंगे। N2 की वैल्यू हो सकती है 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, तो कौन से रखेंगे, 2 रखेंगे, और N1 की वैल्यू 1 रखेंगे। तो 1/λ लाइमन r 1/1² माइनस 1/2²। फर्स्ट मेंबर की बात हो रही है, फर्स्ट मेंबर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, और लास्ट मेंबर मिनिमम वेवलेंथ होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है। ये हो गया r1 माइनस 1/4 यानी कि 3r/4। सो लैम्डा लाइमन रेशियो पूछा गया है, हाँ। सो लैम्डा लाइमन = 4/3r होगा, ठीक है ना। आइए बामर की बात करते हैं। बामर सेकेंड नंबर की सीरीज है तो N1 की वैल्यू 2 रखी जाएगी, और N2 की वैल्यू 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट। तो किसकी बात कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, तो ये N2 की वैल्यू 3 रखेंगे, N1 की वैल्यू 2 रखेंगे, क्योंकि बामर सीरीज का मामला है। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात है तो N2 की वैल्यू 3 रखेंगे, शॉर्टेस्ट की बात होती तो इनफाइनाइट रखते हैं, ठीक है। तो 1/λ बामर r 1/2² minus 1/3². So this become r 1/4 minus 1/9 यानी कि ये आ गया r 9 minus 4 यानी कि 5/36। इस तरीके से लैम्डा बामर इक्वल टू आ गया 36/5r। कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा। एलसीएम 36, 9 माइनस 4 यानी कि 5, तो ये आ गया 5r/36। उल्टा करेंगे तो 36/5r। अब हमें रेशियो फाइंड करना है, तो लैम्डा लाइमन लैम्डा बामर इक्वल टू 4/3r और 36/5r। 36/5r कहाँ चला जाएगा बताओ, ऊपर चला जाएगा, तो r से r कैंसिल कर लेना और 4 से 36 को कैंसिल, 9 आ गया, 5/26
27। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? ये 5 देखिए और ये 9 इंटू 3 यानी कि 27। 5/27 ऑप्शन डी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, चलते जाइए भेजे जल्दी, टाइम वेस्ट मत करेंगे बिल्कुल। कंसीडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी बात हो रही है? थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है। जेट की वैल्यू हमको 2 रखनी है। ठीक है ना, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू रखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी का हमें बना बनाया फॉर्मूला पता है, 2.2 इंटू 10⁶ Z/n। ये वेलोसिटी का फार्मूला है। Z की वैल्यू हाइड्रोजन एटम हीलियम एटम की Z=2 रखेंगे। ये हो गया 2.2 इंटू 10⁶ और Z की वैल्यू 2। और कौन सी ऑर्बिट है बताओ? थर्ड ऑर्बिट है। ठीक है ना, तो ये 4.4 इंटू 10⁶/3 यानी कि 1.4 इंटू 10⁶ मीटर/सेकेंड। ठीक है ना, 1.4 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आराम से, यानी कि लेकिन आपको फार्मूले एक बार बुकलेट से जरूर नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, उनको थोड़ा याद कर लीजिए, और इस प्रकार के फार्मूलों से क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ 975 एंगस्ट्रॉम। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमको फाइंड करनी है। इस वेवलेंथ से हमने एटम को एक्साइट किया है, तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में उछल कर पहुंच जाएगा। तो 1/λ = r 1/n1² माइनस 1/n2²। हमने कितनी वेवलेंथ से एक्साइट किया इसको? 975, और r की वैल्यू हो गई आपकी एक्चुअली 1/r = 912 एंगस्ट्रॉम होता है। ये बात पता होनी चाहिए, बुकलेट में मैंने लिखा हुआ है, लेक्चर लेते वक्त मैंने बताया हुआ है। और ये वैल्यू ना पता होने पर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 1/r की वैल्यू कई सवालों में इस्तेमाल हो जाती है। तो r की वैल्यू कितनी होगी? 1/912। n1 कितना है? 1, और n2 हमको फाइंड करना है। n2 जब हम फाइंड करेंगे तभी हम ये पता लगा पाएंगे कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिल पाएंगी। हमें ये पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन n=1 से किस ऑर्बिट में जंप कर गया। n=2 में जंप कर गया, n=3 में, या n=4 में, या और आगे। ठीक है ना, तो हमें ये पता लगाना है। तो हमें n2 का पता लगाना है। n1 की वैल्यू 1 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ था बताइए? ग्राउंड स्टेट में था। हमें ये पता लगाना है कि ये ऊपर कहाँ तक जाएगा। उसी हिसाब से हम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, जहाँ से जाता है वो n1 होता है, और जहाँ पहुँचता है वो n2 होता है। तो इस तरीके से ये 912/975 = 1 - 1/n2²। ये लगभग 0.9 के आसपास का रिजल्ट है। 1 - 1/n2²। इस प्रकार से 1/n2² = 1 - 0.9, यानी कि ये अप्रॉक्सीमेटली 0.1 के आसपास का रिजल्ट है। और n2² हो गया 1/0.1, यानी कि ये हो गया 10। जब इसका हम रूट लेंगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3.4 के बराबर। तो यानी कि 3 से आगे निकला लेकिन 4 तक पहुंच नहीं पाया, तो कहाँ पहुंचेगा बोलो? 3 तक पहुंचेगा। 3 के आगे चला गया लेकिन 4 तक पहुंच नहीं, देखिए ना 3.14 है, तो 3 के आगे निकल गया लेकिन 4 तक पहुंच नहीं पाया, तो कहाँ पे अटक जाएगा? 3 पे अटक जाएगा। ठीक है ना, अब हाँ, यानी कि n2 को हम कितना लेकर चलेंगे? 3, और n1 को हम कितना लेकर चल रहे हैं? 1। तो अब हम जब वैकेंसी यहाँ बनेगी तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ?
n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1/2 ये नंबर ऑफ एमिशन लाइंस का फार्मूला होता है। जब वैकेंसी n बराबर 1 पे बनेगी और इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 पे पहुंच चुका होगा तो जब वापस आएगा तो कितनी ब्राइट लाइंस हमको मिल सकती हैं, ये पता लगाने का ये फार्मूला होता है। नहीं मालूम है तो इसको नोट करिए, मालूम करिए। तो 3 माइनस 1 प्लस 1/2, सो दिस बिकम 2 इंटू 3/2, यानी कि 3 ब्राइट लाइंस देखने को मिलेंगी। जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो वो कितनी ब्राइट लाइंस, मैक्सिमम कितनी ब्राइट लाइंस दे सकता है, उसका नंबर होगा 3। तो आपका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू लाइमन एंड बामर सीरीज। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि फर्स्ट मेंबर हो गया, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि फर्स्ट मेंबर हो गया लाइमन के लिए। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि क्वेश्चन रिपीट हो गया है। लाइमन के लिए n1 = 1 क्योंकि फर्स्ट नंबर की सीरीज है, और लॉन्गेस्ट मेंबर 2 3 अप टू इनफाइनाइट क्या लेकर चलेंगे 2। तो 1/λ लाइमन = r 1/1² माइनस 1/2², यानी कि 1 माइनस 1/4, मतलब आ गया 3r/4। सो लैम्डा लाइमन = 4/3r, है ना। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में भी रिपीट हुआ है, इसलिए PYQ में भी ये रिपीट हुआ है। आइए, बामर सीरीज सेकंड नंबर की सीरीज है। सेकंड नंबर की सीरीज होने की वजह से n1 की वैल्यू 2 होगी और n2 की वैल्यू 3 से स्टार्ट होकर 4 5 अप टू इनफाइनाइट। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट मेंबर यानी कि n2 की वैल्यू 3 रखनी है। तो 1/λ बामर = r 1/n1² माइनस 1/n2², यानी कि r 1/4 माइनस 1/9, यानी कि r 5/36। कैलकुलेशन क्लियर है। इन दोनों का एलसीएम 36 और 9 माइनस 4 यानी कि 5। इस प्रकार से बामर सीरीज की वेवलेंथ जो आ रही है वो 36/5r आ रही है। और अब इन दोनों का रेशियो निकालने की बात है, तो लैम्डा लाइमन लॉन्गेस्ट और लैम्डा बामर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का रेशियो आएगा आपका 4/3r, और फिर 36/5r। तो r से r और 4 से 36 को कट करेंगे तो ये आ गया 5/27, ठीक है ना। 5/27 ऑप्शन ए टिक करेंगे। लाइमन और बामर के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिए। Monochromtic radiation emitted when electron state on hydrogen atom jump from first excited लिखा हुआ है, यानी कि n1 = 2 बोलेंगे, to the ground state irradiate photosensitive material. The stopping potential is measured to be 3.57 volt. The threshold frequency of material। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर का मिला जुला क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। तो अब क्या किया जाए, मुझे ये बताइए कैसे क्या किया जाए। पहले तो हम वेवलेंथ निकाल लें, जो फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ हम पहले निकाल लें। तो जो इलेक्ट्रॉन जंप किया है फर्स्ट एक्साइटेड यानी कि सेकंड स्टेट से कहाँ पर आया बताओ, ग्राउंड स्टेट में आया। तो पहले तो हम निकलने वाले फोटोन की वेवलेंथ को कैलकुलेट कर लें, फिर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला चैप्टर इस्तेमाल करके आगे थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करेंगे। तो r 1/n1² माइनस 1/n2²
n2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले में n1 लोअर नंबर और n2 हायर नंबर होता है। हाँ, n1 लोअर ऑर्बिट नंबर और n2 हायर ऑर्बिट नंबर होता है। सब ध्यान रखो, ये सब बातें प्रैक्टिस में रहेगा तो आसानी से होता चला जाएगा। प्रैक्टिस में आपके नहीं होगा तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो 1/λ हमने इस प्रकार से निकाला और वेवलेंथ हमने निकाल लिया है। आर के फॉर्म में निकाला हम लोगों ने। हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड से फर्स्ट में। चलिए हम एनर्जी ही क्यों ना निकाल लें। एनर्जी सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -3.4 -13.6। वेवलेंथ निकालने के बजाय हम क्यों एनर्जी का डिफरेंस ही क्यों ना निकाल कर सॉल्व कर लेंगे आराम से। ये हो गया 13.6 -3.4, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, ये ज़्यादा बेहतर है। ये स्टेप हटा दीजिए, इससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा और इससे आसान हो जाएगा। अब आ जाइए आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ये क्या होता है, EV0 स्टॉपिंग पोटेंशियल अपॉन ई कर दिया तो ये होता है जूल में। EV0 जूल होता है और अपॉन ई कर दिया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया। E - h न्यू नॉट। तो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग लिखने जा रहे हैं 3.57 और इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -h न्यू नॉट। तो इस तरीके से हम लोगों को h न्यू नॉट की वैल्यू पता लग गई है। 10.2 और 3.57 का डिफरेंस करेंगे, क्योंकि ये जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये 3 हो गया और ये 6 हो गया और ये 6 हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये रिजल्ट है। ठीक है ना, h न्यू नॉट की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पर लिखी गई है, तो इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि h न्यू नॉट जूल में होता है। हाँ, जूल में होता है भैया। तो 6.63 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ अब ये जूल में कन्वर्ट हो गया। देखिए ये जूल में होगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं होगा, क्योंकि प्लांक कांस्टेंट को हम SI में लिखेंगे और इसको हम हर्ट्ज में निकालना चाहेंगे, तो हमारी जो एनर्जी होनी चाहिए वो जूल में होनी चाहिए। अब h से डिवाइड कर देंगे तो न्यू नॉट की सही वैल्यू आ जाएगी 6.63 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन h, यानी कि 6.67 इंटू 10⁻⁻34। तो -34 से 10⁻15 की उसमें जा रहा है और ये लगभग कैंसिल हो रहा है। लगभग कैंसिल हो रहा है ये, और ये लगभग कैंसिल हो रहा है। तो ये आ रहा है 1.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक ना, इस प्रकार के कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। 6.63 और 6.67 लगभग आपस में बराबर होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा 1.6, और ये देखिए 10⁻15 ऊपर प्लस का बचेगा। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड टू सेकेंड स्टेट। n बराबर 1 2 3 4। थर्ड एक्साइटेड मतलब 4 से 3 में आया। थर्ड एक्साइटेड टू सेकेंड एक्साइटेड, सेकेंड एक्साइटेड मतलब 3। थर्ड एक्साइटेड यानी कि 4 और सेकेंड एक्साइटेड यानी कि 3 पे आया। उसके बाद कहाँ से कहाँ आया, सेकेंड एक्साइटेड मतलब 3
से फर्स्ट एक्साइटेड मतलब सेकंड पे आया, यानी कि 2 ट्रांजिशन हो गए, और इस ट्रांजिशन से जो फोटोन निकला उसकी वेवलेंथ λ1 और इससे जो निकला वो λ2। तो λ1 और λ2 का रेशियो को फाइंड करना है। आइए जल्दी से करते हैं। 1/λ1 = r1/n1² माइनस 1/n2²। जैसा कि मैंने कहा था इस फॉर्मूले में n1 लोअर ऑर्बिट और n2 हायर ऑर्बिट नंबर होता है। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी कि r1/9 और 1/16। तो एलसीएम आ गया 144 और यहाँ पर 16 माइनस 9 यानी कि 7r/144। इस तरीके से λ1 की वैल्यू 144/7r। ठीक है ना। देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। ये PYQs हैं और ये क्वेश्चन देखकर आपको महसूस हो रहा होगा कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलने वाला है वो आप कर लेंगे, लेकिन बस आपका रिवीजन करके जाना बहुत ज़रूरी है। एक बार फार्मूले ज़रूर देख लीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए, 10-12 सवाल 15 सवाल लगाते रहिए, PYQ ही लगाते रहिए, है ना। देखिए हो जाएगा, है ना। 1/λ2 = r 1/ कहाँ आ गया, 2 पे आ गया, 3 से आ गया, तो ये आ गया r1/4 माइनस 1/9, तो r हो गया, और ये 5/36। ठीक है ना। इस तरीके से λ2 = 36/5r। ठीक है ना। तो अब रेशियो फाइंड करना है। λ1/λ2 = 144/7r, 144/7r, और बोलो 36/5r, है ना। ये एक r से r को कैंसिल किया और 36 को इससे काटेंगे तो कितने बार जाना होता है, 4 बार। ठीक है ना। तो ये हो गया 20 और नीचे आ गया 7, 20/7। ऑप्शन डी पे टिक लगाएं। ठीक है भाई, आसानी से हो जाएगा। Electron of stationary hydrogen atom passes from 5th energy level to ground level. The velocity of ये डिस्प्रिंट हो गया, velocity of that the atom acquire as a result of photon emission. ओके, कहाँ से कहाँ कूद गया भाई। n = 5 से n = 1 पे सीधे आ गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब ऐसे आएगा तो ये फोटोन एमिट करेगा और फोटोन इधर भागेगा, फोटोन दाईं तरफ भागेगा, तो जो एटम होगा हमारा वो बाईं तरफ रिकॉइल करेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से हमारा एटम बाईं तरफ भागेगा। जैसे बंदूक से, गन से जब बुलेट निकलती है आगे की तरफ तो गन भागती है पीछे की तरफ, इसी प्रकार से जब एटम से फोटोन निकलेगा दाईं तरफ तो एटम भागेगा बाईं तरफ, बिल्कुल रिकॉइल करेगा, एटम रिकॉइल करेगा। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, P इनिशियल = P फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम 0 है, और फाइनल मोमेंटम में हम लिखेंगे फोटोन का मोमेंटम और माइनस एटम का मोमेंटम। ये माइनस में क्यों, क्योंकि ये अगर प्लस में है तो ये माइनस में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से जो एटम का मोमेंटम होगा वो फोटोन के मोमेंटम के न्यूमेरिकली बिल्कुल बराबर होगा और डायरेक्शन में अपोजिट होगा। फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, E/c। अब यहाँ से यहाँ आने में जो एनर्जी निकलेगी, ये देखिए एनर्जी जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला बताइए, RCH 1/n1² माइनस 1/n2²। एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है कि नहीं मालूम है, RCH 1/n1² माइनस 1/n2²। आप कहेंगे हमेशा आप यहाँ पर 13.6 लिखते थे। हाँ, 13.6 RCH को ही कहते हैं। 13 RCH की वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो ये इस सवाल में क्योंकि आंसर हमारा R और H के फॉर्म में है, इसलिए हमने 13.6 ना लिख के RCH लिखा। ध्यान रहेगा ना, RCH की न्यूमेरिकल वैल्यू ही 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यहाँ C से C कैंसिल हो गया और ये आ गया RH 1/1 - 1/25, तो RH और ये हो गया 24/25, ठीक है ना। समझ में आ गया कैलकुलेशन। 25 - 1 यानी कि 24 और LCM 25। ये है मोमेंटम ऑफ एटम, यानी कि MV = 24 RH/25. So velocity of required atom is equal to 24 RH/25 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल किया गया है। जैसे किसी बैलून का मुंह खुल जाए तो हवा निकलती है दाईं तरफ, तो बैलून की बॉडी भागती है बाईं तरफ। जैसे हम बोर्ड से कूदते हैं आगे की तरफ, तो बोर्ड भागती है पीछे की तरफ। ये सब क्या है, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। फोटोन निकलेगा दाईं तरफ, तो एटम रिकॉइल करेगा बाईं तरफ। वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। अच्छा, कह रहे हैं कि लाइमन का फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ, लाइमन के फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ बामर के सेकंड मेंबर की वेवलेंथ के बराबर है। अब मुझे बताइए कि जब ये बराबर है तो 1/, करके इसको हम फार्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, जब ये बराबर होंगे तो इनका रेसिप्रोकल भी बराबर होगा। 1/, करने से हमको फ़ायदा ये होगा कि हम जो फार्मूला जानते हैं उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है ना। आइए पहले N1 N2 डिसाइड कर लें, तब आगे बढ़ें। N1 की वैल्यू 1 और N2 की वैल्यू 2 फर्स्ट मेंबर है, ठीक है ना। आइए इसको तैयार करते हैं। N1 की वैल्यू 2 क्योंकि बामर सीरीज है सेकंड नंबर की, और N2 की वैल्यू 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट। तो कौन सा लेंगे बोलो, 4 लेंगे। 4 क्यों लेंगे, ये फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, लास्ट मेंबर, ठीक है ना। लास्ट मेंबर के लिए इनफाइनाइट, ठीक है ना। सेकंड मेंबर तो N2 की वैल्यू 4 लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। R 1/N1² - 1/N2²। इधर भी आ जाइए, R 1/N1² - 1/N2²। सेकेंड मेंबर है भैया। अरे नहीं भाई, 3 रखोगे तो फर्स्ट मेंबर आ जाएगा, 4 रखोगे तो सेकेंड मेंबर आ जाएगा, 5 रखोगे थर्ड मेंबर, इनफाइनाइट रखोगे तो लास्ट मेंबर आएगा, ठीक है। कई बार बता चुके हैं। 1 - 1/4 और ये R 1/4 - 1/16। तो R से R हाइड्रोजन लाइक एटम है, यानी कि यहाँ पर Z² और आएगा। R से R कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, ये आ गया 3/4 और यहाँ पर आ जाएगा 16 1/4, 1/2², 1/4², 1/4 - 1/16 Z², 16। यहाँ पर आ जाएगा 4, 16 और ये 1 और ये हो जाएगा Z²। चलिए आगे बढ़ते रहिए भाई, रुकिए नहीं। 3/4 = 3/16 Z²। तो 3 से 3 कैंसिल, तो Z² = 16/4 यानी कि 4। इसका मतलब है Z = 2, ठीक है ना। उसका जो एटॉमिक नंबर हमको फाइंड करना था, कितना आगे बताइए, 2 आ गया। ये जो दूसरा एटम था वो हाइड्रोजन एटम नहीं बल्कि हाइड्रोजन लाइक एटम था। ये हाइड्रोजन एटम का डेटा है ना, और ये हाइड्रोजन लाइक एटम का डेटा है। इसीलिए यहाँ पर Z² की जगह पर 1 और यहाँ पर Z² निकालना है, वो हम लोगों ने निकाल लिया।
out of the following which one is not a possible energy for the photon to be emitted by hydrogen atom? अब देखिए ये क्वेश्चन आपको भाई लर्न करना पड़ेगा ये, क्योंकि कोई भी इसको कितनी देर तक सॉल्व करेगा, आखिरकार इतनी एनर्जी स्टेट है, ये एनर्जी डिफरेंस है, ये एनर्जी डिफरेंस है, ये देखिए ये सब एनर्जी डिफरेंस है जो फोटोन में कन्वर्ट होंगे, ये सब एनर्जी डिफरेंस। अब ये तो सब फर्स्ट के साथ है, ऐसे सेकंड के साथ सबका बनेगा। ये देखिए तो इतने ज़्यादा एनर्जी डिफरेंसेस होते हैं, इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ होती है एनर्जी डिफरेंस की कि आप ये सब इतना याद नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन एटम में कोई भी एनर्जी डिफरेंस इतना कभी नहीं आता। ये भी कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी डिफरेंस किसी न किसी दो के बीच में होता है, ये एनर्जी डिफरेंस भी किसी दो ऑर्बिट के बीच में होता है, ये एनर्जी डिफरेंस भी किसी दो ऑर्बिट के बीच में होता है। लेकिन हाइड्रोजन एटम में ये एनर्जी डिफरेंस किसी भी दो ऑर्बिट के बीच में नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपको लर्न करना पड़ेगा। ये आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि पहले का दूसरे से डिफरेंस, पहले का तीसरे से, पहले का चौथे से, पहले का पांचवें से, पहले का छठवें से, फिर दूसरे का तीसरे से, दूसरे का चौथे से, दूसरे का पांचवें से, दूसरे फिर तीसरे का चौथे से, तीसरे का, मतलब इतने डिफरेंसेस हैं कि इतने प्रकार के फोटोन मिल सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन आपको भाई लर्न करना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि 11.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किन्हीं भी दो ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस हाइड्रोजन एटम में नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो सेकंड पार्ट था वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है और अब मॉडर्न का पूरा हम लोगों ने कवर कर लिया है। 16-17 साल के PYQs कवर कर लिए हैं। साथ ही साथ इन PYQs में जो AIEEE में जो न्यूमेरिकल आए हैं वो भी इनमें बीच में हैं। ठीक है। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मैकेनिक्स का पहला चैप्टर, मेजरमेंट डायमेंशन, वन डायमेंशन वेक्टर वगैरह, है ना। ये सब हम लोग तेजी से स्टार्ट करेंगे। सब तैयार करते रहिए और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक न्यूमेरिकल वगैरह प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है ना। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने से एग्ज़ाम में आपको स्मूथनेस महसूस होगी। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ना करने से या केवल थ्योरी को करने से थोड़ी सी आपको एक रुकावट सी महसूस होगी। इसलिए 10 सवाल, 12 सवाल, कोई भी चैप्टर पकड़ लीजिए, 4-5 सवाल लगा लीजिए, अगला पकड़ लीजिए 6-7 सवाल लगा लीजिए, फिर अगला चैप्टर पकड़ लीजिए 3-4 सवाल लगा लीजिए। मतलब ऐसा मत करिए कि एक चैप्टर के ही 50 सवाल लगाने बैठ गए। इस समय ये वक्त नहीं है। वक्त इस समय ये है कि 4-5-6 सवाल लगाइए, फिर अगला चैप्टर पकड़ लीजिए, रैंडमली 4-5-6 लगाइए, फिर अगला चैप्टर पकड़ लीजिए, फिर रैंडमली 4-5-6 लगाइए। इस प्रकार से हर चैप्टर के 4-5-6 सवाल लगाने से आपको प्रैक्टिस, हर चैप्टर प्रैक्टिस में बना रहेगा और कोई फार्मूला जो आपको याद नहीं है, ठीक है ना, तो सवाल लगाते वक्त सवाल फंस जाएगा। तो उसमें जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है उसको नोट्स से, जो भी नोट्स आपके पास है, जो भी बुक आपके पास है, उससे उसका फार्मूला देखिए। और मैं कहता हूँ कि कोई सवाल फंसे तो उसका सलूशन जल्दी से जल्दी देख लीजिए। ये मत सोचिए कि नहीं मुझे सलूशन नहीं देखना, मुझे तो करके रहना है। अगर कोई सवाल फंस गया है, नहीं हो पा रहा है, तो तुरंत उसका सलूशन देखिए और देखिए कि आपको सवाल क्यों नहीं आया, उसको तैयार कर लीजिए। ठीक है ना। चलो।